तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों आपका हिंदी ऐच्छिक जो आपका विषय है इंग्लिश में जिसको आप बोलते हैं हिंदी इलेक्टिव। तो इसका ये एक प्रैक्टिस पेपर है और इम्पॉर्टेंट पेपर आप समझ सकते हैं जो आपका 2 मई, जी हाँ बच्चों 2 मई 2022 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आपको ये पेपर ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप इस पेपर को पूरा देख लेते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा जो 2 मई को आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर, ठीक है? इससे पहले मैंने आपका बच्चों 4 प्रैक्टिस पेपर करवा रखा है हिंदी ऐच्छिक का, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं उनको। ये जो हमारा प्रैक्टिस पेपर है, ये प्रैक्टिस पेपर 5 है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं कोड जो है हमारा 002 है इस प्रैक्टिस पेपर का। ये जो आपका पेपर आएगा ना बोर्ड एग्जाम में हिंदी इलेक्टिव का, इसका कोड होगा आपका 002। ये जो पेपर होगा आपका, ये पेपर होगा 2 घंटे का होगा, ठीक है? और अधिकतम अंक जो है 40 है, यानी 40 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है? जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा वो सेम टू सेम इसी तरह से आएगा, इसी पैटर्न में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आपका एक सीरीज होगा, जैसे यहाँ पर सीरीज आप देख सकते हैं, ठीक है? ये सेट 2 है बच्चों, और जो इसका कोड है आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। रोल नंबर इस तरह से होगा आपका, और यहाँ पर कुछ बेसिक जो है सो की जानकारी आपको दी हुई होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो यहाँ पर लिखा होगा नोट, ठीक है? कृपया जांच लें कि इस प्रश्न पत्र में जैसे कि मुद्रित पृष्ठ 14 है, ठीक है? यानी कि चेंज हो सकता है, जितना प्रिंटेड पेजेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखा हुआ होगा। जैसे 14 पेज इस पेपर के अंदर प्रिंटेड है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तो आप में सेम देखने को मिलेगा। कृपया जांच ले कि इस प्रश्न पत्र में टोटल 9 क्वेश्चन है, यानी कि 9 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे हिंदी इलेक्टिव के अंदर, और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं और सारी बातें लिखी हुई है। हम डायरेक्ट चलते हैं बच्चों, आपका पहले थोड़ा सामान्य निर्देश देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। तो देखिए सामान्य निर्देश में वही बातें बताई गई हैं कि जो भी सामान्य निर्देश दिया गया उनको सावधानी से पढ़ना है, उसका पालन करना है। इस पेपर में आपसे इस प्रश्न पत्र में आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब पढ़ करके आपको उसका उत्तर लिखना है प्रॉपर। एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं है आपका, ये थ्योरिकल एग्जाम है, यानी कि आंसर पूरा लिखना है आपको। इस पेपर में, इस प्रश्न पत्र में आपसे कुल 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये जो पेपर है आपका, ये प्रश्न पत्र है, ये 2 खंडों में यानी 2 सेक्शंस में बटा हुआ है, विभाजित है, ठीक है? डिवाइड है। उसके बाद बताया गया है कि इस पेपर के अंदर आपको अतिरिक्त विकल्प भी दिए हुए हैं, यानी कि इस पेपर के अंदर आपको अथवा भी देखने को मिलेगा ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो निर्देश के अनुसार जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया होगा उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। तो हम सीधा बढ़ चलते हैं सेक्शन ए यानी खंड क की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं खंड क, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं सेक्शन ए, ठीक है? तो खंड क में देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 3 शीर्षक यानी कि 3 टाइटल दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक शीर्षक पर 150 शब्दों में एक रचनात्मक लेखन आपको लिखना है या रचनात्मक लेख लिखना है, ठीक है? पहला है आपका दुनिया की बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा है आज के दौर में सोशल मीडिया, और तीसरा है भारत में रेलवे का बढ़ता चलन, ठीक है? तो ये 3 में से आपको एक सिलेक्ट करके उस पे 150 शब्दों में एक रचनात्मक लेख लिखना है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, दिखाने के लिए कैसे रचनात्मक लेख आप लिख सकते हैं। मैंने दूसरा वाला ख चूज किया है, आज के दौर में सोशल मीडिया, ठीक है? निबंध टाइप में ही होता है ये बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं आप कि आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। देखा जा सकता है कि हर क्षेत्र में कागजी कार्रवाई को छोड़ा जा रहा है और ऑनलाइन पर शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का भी काम किया है और बहुत से ऐसे कार्यों को आसान बना दिया है, जिनके लिए पहले बहुत समय जो है सो कि अ, व्यर्थ करना पड़ता था। यहाँ व्यस्त लिखा हुआ है, यहाँ व्यर्थ करना पड़ता था, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मिसटाइप है। उसके बाद आगे देखिए, उदाहरण के लिए आज अगर आपको अपने किसी मित्र से बात करना है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आसानी से मैसेज के ज़रिए बात कर सकते हैं। आपको अपने मित्र से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जैसे कि दूर रह कर के भी वीडियो कॉल के माध्यम से हम एक-दूसरे के चेहरे लाइव देख सकते हैं और बातें कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया के प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म हैं। इसके ज़रिए किसी भी खबर को फैला
मतलब पल भर में पूरे देश और पूरे विश्व में भी हम लोग किसी भी कोने में फैलाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 150 शब्दों में एक रचनात्मक लेख लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग आगे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है आपका बच्चों ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन अभी मैं कराने वाला हूँ ये भी आपका 5 नंबर का होगा। तो टोटल आपके हो जाएंगे 2 क्वेश्चन के 10 नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पत्र जो आएगा ये भी 5 नंबर का आता है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि नगर निगम के सड़क निर्माण विभाग को पत्र लिखकर शिकायत कीजिए कि उनके कर्मचारी महीने भर पहले आपकी कॉलोनी में सड़क खोदकर चले गए और अब कोई भी सड़क बनाने के लिए नहीं आ रहा है। उनसे अनुरोध करना है, आपको रिक्वेस्ट करना है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान करा दे। ठीक है, तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है कि जल्दी से जल्दी ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व आउट करना है। तो ये आपको अगर ये वाला पत्र आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। नीचे अथवा में भी आपको एक पत्र दिया हुआ है। ठीक है, कि अथवा में एक पत्र ये वाला है कि गत कुछ दिनों से, यानी कि कुछ दिनों से बात कर रहा है, आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष जो है, थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो मैंने ये वाला मतलब आपके लिए लिख करके दिखाया है कि किस तरह से इस तरह का पत्र आप लिख सकते हैं। फॉर्मेट आप देख सकते हैं पत्र का, और पूरी तरह से लिख करके मैंने 100% जो है आपको लिख करके और पूरी तरह से सॉल्यूशन दिया है इस पेपर का आपको। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, थाना मंदिर मार्ग, नई दिल्ली 110001। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर विषय लिखना है, बढ़ते अपराध की रोकथाम हेतु पत्र। ठीक है, यहाँ पर विषय लिख दिया आपने। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद लिखना है श्रीमान या मान्यवर, जो भी आप लिखना चाहे। लिखना है कि मैं इस पत्र के द्वारा आपके थाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र गोल मार्केट जो है क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे अपराधों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले 1 सप्ताह से निरंतर लूटपाट, छीना झपटी की घटना हो रही है। अभी 2 दिन पूर्व, यानी 2 दिन पहले ही रात के समय 2 मोटरसाइकिल सवार ने श्रीमती रेखा के गले से सोने की जो जंजीर है वो झपट ली थी। आज सुबह एक व्यक्ति से रुपए से भरा बैग छीन लिया गया। इससे पूर्व, यानी इससे पहले मंदिर मार्ग पर स्थित सरकारी आवासों के एक फ्लैट में दिन दहाड़े चोरी हो गई। लड़कियों को छेड़ने की घटनाएं तो प्रतिदिन की कहानी बन चुकी है। मंदिर मार्ग पर स्थित एक विद्यालय जो है, यहाँ पर देखिए मंदिर मार्ग पर जो स्थित एक विद्यालय है वहाँ का जो है सो कि वहाँ एक छात्र का अपहरण करने का प्रयास किया गया। ठीक है, क्षेत्रवासी जो है क्षेत्र में बढ़ते अपराधों से आतंकित है। क्या आप इन अपराधों को रोकने के लिए उचित कदम उठाएंगे? ठीक है, तो इस तरह से आपको एक प्रश्न चिन्ह पे पत्र छोड़ देना है, क्योंकि इस तरह का पत्र ही है। फिर आपको लिख देना है सर धन्यवाद भवदीय। ठीक है, आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कृष्ण कुमार साहनी लिख दिया मैंने। यहाँ लिख सकते हैं जो आपका ये है एड्रेस B25 मंदिर मार्ग नई दिल्ली, जैसे कि दिनांक आप लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया 2 मई 2022। इस दिन आपका हिंदी का पेपर, एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने आपके लिए सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर ये थाना के बारे में है, आपको एड्रेस लिखना है और नीचे वैसे। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का सेम फॉर्मेट लेकर के आपको चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा है मतलब बता रहा है पहले तो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में ही देने हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके आपको उत्तर 50 शब्दों में देने हैं। तो तीसरे का जो क वाला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि अखबार में समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। तो देखिए अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इस समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, फिर उसके बाद के पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण, फिर सबसे कम महत्वपूर्ण, और समाचार जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक यही जारी रहता है। तो वही जो हमने पढ़ा था बच्चों, मैंने आपको अभिव्यक्ति माध्यम में भी बताया था, जो आपका उल्टा पिरामिड शैली आता है। कौन सा शैली? उल्टा पिरामिड शैली करके होता है। उसी के आधार पर आपका ये चलता है समाचार। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी में आपको एक अथवा देखने को मिलता है कि आपको अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप जो है सो कि ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि पत्रकार किसे कहते हैं और जो पत्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पत्रकार
क्या होता है? तो देखिए पत्रकार उस व्यक्ति को कहते हैं जो सामयिक यानी कि सामाजिक घटना जो होती हैं या फिर इस तरह से घटनाएँ जो होती हैं उनको लोगों एवं मुद्दों आदि पर सूचना एकत्र करता है, ठीक है? सूचना वगैरह इकट्ठा करता है या एकत्र करता है एवं जनता में उसे विभिन्न माध्यमों की मदद से फैलाता है, ठीक है? यानी कि जो पत्रकार होता है ना, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है कि अलग-अलग तरह से सामाजिक मुद्दों की सूचनाएँ वगैरह इकट्ठा करता है और उनको विभिन्न माध्यमों से जनता में फैलाता है। तो ये पत्रकार हो गया। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये मैंने आपको बताया भी वैसे। पत्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? मुख्यतः क्या 3 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है? पहला आता है पूर्णकालिक पत्रकार, ठीक है? दूसरा आता है अंशकालिक और तीसरा आता है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार, ठीक है? तो ये 3 तरह के पत्रकार हो गए आपके। पहला वाला कौन-सा आ गया? ये वाला पहला पत्रकार हो गया, ठीक है? अंशकालिक ये दूसरा पत्रकार हो गया और फ्रीलांसर या फिर स्वतंत्र कह लीजिए तीसरा टाइप का पत्रकार हो गया, ठीक है? अब इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पूर्णकालिक पत्रकार किसी जो है सो कि समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। यानी कि जो पूर्णकालिक पत्रकार है वो एक फिक्स सैलरी जैसे 10,000 रुपए मिल रहा है उसको महीने का तो फिक्स है कि 10,000 रुपए मिल रहा है भाई। वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक वहाँ जॉब करेगा। तो वो पूर्णकालिक है, यानी कि वो फुल टाइम वहाँ पर कर रहा है काम, ठीक है? तो पूर्णकालिक हो गया वो। दूसरा आता है अंशकालिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे टाइप का जो पत्रकार होता है वो अंशकालिक पत्रकार होता है। ये एक टाइम पीरियड के लिए क्या होता है ये एक टाइम पीरियड के लिए कहीं पर काम करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए आप कह सकते हैं। इस तरह से इनका क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस बेसिस पे ये काम करते हैं, ठीक है? तो ये 2 तरह के पत्रकार आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद आगे आता है आपका जो पत्रकार होता है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ भी है अंशकालिक के बारे में कि अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। तो मैंने आपको बता दिया एक टाइम पीरियड के लिए काम करता है और ये हो जाता है हमारा अंशकालिक करने वाला काम करने वाला पत्रकार होता है, ठीक है? और उसके बाद आता है हमारा ये लास्ट वाला फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। ये बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है? इसके बारे में यहाँ पर है नहीं लेकिन बता देता हूँ ये बिल्कुल फ्री होता है यानी कि मुक्त होता है हिंदी में आपको मैं बोलूँ तो। ये मुक्त होता है बिल्कुल, इसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, जहाँ से इसको अच्छा पैसा मिल गया वहाँ पर ये चला जाएगा, ठीक है? जहाँ इसका अच्छा काम बन गया, जहाँ इसको अच्छा पैसा मिल गया, तो वहाँ पर ये अपना काम करता है, ठीक है? तो बिल्कुल ये स्वतंत्र होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा ख, ठीक है? ख में क्या बोल रहा है कि समय का बंधन सभी के लिए आवश्यक है। नाटक लिखने के लिए समय के बंधन का औचित्य जो है वो स्थापित कीजिए, ठीक है? तो नाटक लिखते वक़्त जो समय का बंधन होता है ना, उसका जो औचित्य होता है, वो स्थापित करना है आपको। तो देखिए, समय का बंधन नाटक की रचना प्रक्रिया का मतलब प्रक्रिया पर पूरा प्रभाव डालता है। इसीलिए यह निश्चित किया जाता है कि नाटक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है, भले ही वह भूतकाल या भविष्य काल की रचनाओं पर आधारित हो। वह चाहे कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में घटित होना होता है, ठीक है? इस तरह से आप लिख सकते हैं और कुछ बातें यहाँ पर दी हुई है, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? वही बात है कि जो नाटक होता है ना, उसका एक फिक्स टाइम होता है और उसको इतने फिक्स टाइम में ही घटित होना होता है, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर बातें बताई गई। तो आप वीडियो को पॉज़ करके इन लाइनों को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन में एक अथवा देखने को मिलता है आपको कि समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है? ठीक है, देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। समय के बंधन जो है उसका औचित्य स्थापित करना है इसी के संबंध में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इसी से मिलता-जुलता आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। पेपर में कई बारी ऐसा भी हो जाता है कि मिलता-जुलता क्वेश्चन कई बारी आपको दे देता है, ताकि बच्चा आसानी से जो है सो कि उसको हल कर सके। तो देखिए, मैंने आपको बताया भी है वैसे तो ये, लेकिन ध्यान से समझिए। देखिए, नाट्य विद्या में यानी कि जो नाटक की विद्या होती है, उसमें समय जो है उसके बंधन का विशेष महत्व होता है। नाटककार को समय के बंधन का अपने नाटक में विशेष ध्यान रखना होता है और इस बात का नाटक की रचना पर जो है पूरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? नाटक को शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर क्या करना होता है? पूरा करना होता है।
ऐसा नहीं होता है कि नाटक से प्राप्त होने वाले रस, कौतूहल आदि प्राप्त नहीं हो पाता है। नाटक का मंथन हमारा धारा जो है सो कि वाहिक के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। नाटक जो है चाहे अपनी किसी भूतकालीन रचना को ले या किसी अन्य लेखक की रचना को, चाहे वह भविष्य काल की हो, वह दोनों परिस्थितियों में नाटक का मंचन वर्तमान काल में ही करेगा। आज का एकदम प्रेजेंट टाइम होता है उसी के अंदर करेगा। ये सारी बातें यहीं पे लिखी हुई है कि वही नाटक के बारे में और बेसिक बातें। और इसके साथ साथ बताया गया है कि नाटक के प्राय 3 अंक होते हैं, ठीक है, प्रारंभ, मध्य और समापन। अतः इन अंकों को ध्यान में रखते हुए भी नाटक को समय सीमा में बांटना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए चौथे प्रश्न में। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देने हैं, ठीक है। तो पहला है कि कहानी क्या होता है, स्पष्ट करना है आपको। तो ध्यान से समझिए पहला क्वेश्चन, चौथे का क, कहानी क्या होता है इसको समझिए। कहानी किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा होता है जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता, ठीक है, ये हो, ठीक है, और कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी जीवन का अविभाज्य अंग है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी होता है। और बातें बता रखा है कहानी के बारे में कि हर व्यक्ति अपनी बातें सुनाने को दूसरों को जब सुनाता है तो दूसरों की बातें सुनना चाहता है। कहानी लिखने का मूल जो सो कि भाव होता है सभी में होता है। इसे कुछ लोग विकसित कर पाते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। यानी कहानी लिखने का एक जो टैलेंट होता है ना, सभी में होता है, लेकिन कुछ इसको आगे लिख पाते हैं, मतलब विकसित कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं और वो राइटर बन जाते हैं। कुछ इसको नहीं कर पाते, जो नॉर्मल लोग रह जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कहानी। अब देखिए कहानी का थोड़ा इतिहास भी समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहानी का इतिहास, जहां तक कहानी के इतिहास का सवाल है ना, वह उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास है, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का ही हिस्सा है। मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियां अत्यंत लोकप्रिय थी, क्योंकि यह संचार का सबसे बड़ा माध्यम भी थी, ठीक है ना। कह रहा है कि पहले का टाइम जो था उसमें मौखिक कहानियां जो मुंह से बोली हुई जाती थी वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी, और क्योंकि यह संचार का सबसे बड़ा माध्यम था, ठीक है। धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। शिक्षा देने के लिए भी पंचतंत्र जैसी कहानियां भी लिखी गई जो कि जग प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इस तरह से कहानी के बारे में थोड़ा सा इतिहास भी आपको पता चल गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, चौथे का क। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी में आपको एक अथवा देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये क समझ में नहीं आया तो इसके अथवा वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि समाचार को कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। समाचार कैसे लिखा जाता है, तो देखिए जो समाचार होता है ना, यहाँ पर कैसे लिखा जाता है उसके बारे में समझिए कि पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक जो पत्रकार होते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पर एक नई बात पता चली कि जो अखबार होता है ना उसमें आमतौर पर जनरली जो समाचार लिखने वाले लोग होते हैं, एक तो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं, एक अंशकालिक पत्रकार होते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संवाददाता कौन होता है, पत्रकार ही होता है, और रिपोर्टर भी पत्रकार होता है, ठीक है। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। समाचार लेखन की शैली को उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैलियों में से एक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि घटते हुए क्रम में इसको लिखा जाता है समाचारों को, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पहले, उससे फिर उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से समाचार लिखा जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ख, चौथे का ख, की कहानी में पात्र व चरमोत्कर्ष क्लाइमेक्स का क्या महत्व होता है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन जोड़ के पूछा है कि कहानी में जो पात्र होता है, कैरेक्टर होता है, और चरमोत्कर्ष यानी कि जो हमारा क्लाइमेक्स बोले तो एंडिंग जो होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, एंडिंग होता है, तो इसका क्या महत्व होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो समझते हैं इसके बारे में बच्चों। देखिए पहले तो पात्र के बारे में समझते हैं हम लोग। पात्र क्या होता है, पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है।
कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतना ही आसानी से उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में आसानी होगी। ठीक है, उसके संवाद लिखने में होगी। तो ये सारी चीजें आप पात्र के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद चरमोत्कर्ष यानी कि एंडिंग, क्लाइमैक्स कह लीजिए। ठीक है, कथानक के अनुसार कहानी का चरमोत्कर्ष या क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। सर्वोत्तम यह है, ठीक है, कि चरमोत्कर्ष जो है ना वो पाठक को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करे तथा उसे लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है, उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं वह उसके अपने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है ना कि जो पढ़ने वाला है ना वो क्लाइमैक्स के बारे में ज़्यादा सोचे और उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित हो और लास्ट में जो एंडिंग में फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा तो उसके अनुसार ही हो, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन में आपको एक और अथवा देखने को मिल रहा है कि अगर आप ऊपर वाला नहीं कर सकते तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आलेख या फीचर लेखन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो इसका उत्तर समझिए। आलेख या फीचर जब हम लोग लिखते हैं तो उसकी भाषा जो है सरल, सहज और भावपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, इसमें नई जिज्ञासाएं होनी चाहिए, जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें विचारों की अधिकता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है इसमें किसी बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। ठीक है, यह नवीनता और जैसे कि ताजगी से युक्त होना चाहिए। इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे जब आप आलेख या फीचर लिखते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आगे आ गए हम लोग खंड ख, यानी कि जो हमारा पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक, पढ़ने वाली पुस्तक जो है हमारी दोनों, उनमें से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपकी। हालांकि अभिव्यक्ति माध्यम भी है वो तो, लेकिन ये जो है हमारी अंतरा और अंतराल में से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो देखिए पांचों क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने। तीन क्वेश्चन पूछा है पांचवें में और तीन में से कोई दो का उत्तर देना है। तो पहला है निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य आपको बताना है। तो पंक्ति पढ़ते हैं पहले तो कि जैसे कि मातृ मंदी में साधु सुचाली संबुक काली। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं। अब इनका क्या करना है हम लोगों को, काव्य सौंदर्य जो है सो कि ये हमें जो निहित है वो लिखना है। तो उत्तर समझते हैं पहले। तो इसका भाव सौंदर्य समझिए बच्चों। ठीक है, भरत इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा कि वे यह कहें कि कौन अच्छे स्वभाव का है और कौन अच्छे स्वभाव का नहीं है। इसका निर्णय दूसरे लोग जो है करते हैं, अर्थात वे अपनी माता केकई के लिए अपशब्दों का प्रयोग करें और स्वयं को अच्छे स्वभाव का कहे। ऐसी बातें मन में लाना भी सबसे बड़ा अपराध है। भरत स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं देना चाहते। इसे वे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि कोदव निम्न श्रेणी का अनाज होता है कि बाली से उत्तम अनाज प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है ना, और काली घोंगी में उत्तम कोटि का मोती नहीं निकल सकता। यानी काली घोंगी या घोंगा कह लीजिए, उसमें अच्छा मोती नहीं निकल सकता, वो केवल सीप में निकलता है जो कि समुद्रों में पाया जाता है। वास्तव में मेरे दुर्भाग्य से ही मुझे यह दुख मिला है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। अब उसके बाद आगे चले थोड़ा और चीजें देखेंगे। इसमें जो रस है वो करुण रस है और जो गुण है वो माधुर्य गुण है। ठीक है, शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं इसका। शिल्प सौंदर्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाषा अवधि का प्रयोग किया गया है। शैली जो है वो है दोहा चौपाई शैली और कड़वक शैली जो है यहाँ पर है। और छंद जो है हमारा छंदबद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिल्प सौंदर्य। उसके बाद अलंकारों के बारे में बात करें तो इसमें अलंकार क्या है, मातृ मंदी और साधु सुचाली में हमारा कोटि कुचाली, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और मुकुता में हमारा काली दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अगला है हमारा ख, पांचवे का, कि आशय स्पष्ट करना है आपको कि पुलकी शरीर सभी प्रेम पियासे नैन। ठीक है, तो इसका आशय आपको स्पष्ट करना है। देखिए इसमें बोला गया है कि इसमें कवि ने राम के वन गमन के बाद भरत की मानसिक दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। वह अपने प्रति राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की वेदना को मुखरित करते हैं और राम को वापिस अयोध्या लौटा
ले आने यानी कि वापस ले आने की चित्रकूट आते हैं। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि वापस से मैं राम जी को अयोध्या लेकर के आऊं। कौन? भरत जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा ग, इसी का पांचवे का ग कि भरत राम का प्रेम का प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है आपको। ये जो आपका है ना भरत राम का प्रेम, इसका प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है। तो उत्तर है कि भरत राम का प्रेम जो है कविता रामचरित मानस के अयोध्या कांड से ली गई है, और जिसमें क्या है कि राम वन गमन के पश्चात भरत की व्याकुल मनोदशा एवं परिताप का वर्णन किया गया है। ठीक है, भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वह कहते हैं कि विधाता इस प्रेम भाव को सहन नहीं कर सकता और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया है। राम के वन गमन से माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी है। भरत इस सारे दुख को मतलब ये जो सारी दुख है और ये जो दोष है उसको अपने भाग्य को ही देते हैं कि उनका भाग्य ही खराब है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका प्रतिपाद्य स्पष्ट कर सकते थे भरत राम का प्रेम का। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, छठे प्रश्न में तो देखते हैं छठे का क कि नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखन को किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं कैसे सरल बनाया जा सकता है। नए और अप्रत्याशित विषय पर जो लेख लिखते हैं ना, उनको सरल बनाने के लिए निम्न बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इधर देखिए। किसी भी विषय पर लिखने से पूर्व अपने मन में उस विषय से संबंधित उठने वाले विचारों को कुछ देर रुक करके एक रूपरेखा प्रदान करें। उसके बारे में शानदार तरीके से अपने विषय की शुरुआत करें। ठीक है ना, मतलब उसके बाद जो है शानदार तरीके से जो भी आप लिखने वाले हैं उसकी शुरुआत करें कि भाई मैं जो भी लिखने वाला हूँ उसका एक रूपरेखा तैयार कर लेता हूँ माइंड में, देन उसके बाद मैं लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा कि उस विषय को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, यह भी दिमाग में पहले से होना चाहिए कि ये जो आप विषय लिख रहे हैं उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे लिखते लिखते, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये 3 समझ में आए होंगे। 2 आगे होंगे, तीसरा देख लेते हैं। जिस विषय पर लिखा जा रहा है उस विषय से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, और सुसंबद्धता किसी भी लेखन का बुनियादी तत्व होता है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे अब हम चौथा। तो चौथा अब यहाँ पर देखिए बच्चों, चौथे पॉइंट में बोला गया है कि किसी भी विषय पर लिखते हुए दो बातों का आपस में जुड़े होने के साथ साथ उसमें तालमेल होना भी आवश्यक है। कुछ भी लिख रहे हो तो जब दो बातें जुड़ रही हो वो तो जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ तालमेल भी बैठना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि आत्मपरक लेखन में मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि निबंधों में निबंध और अन्य लेखन में मैं शैली का प्रयोग लगभग वर्जित होता है कि मैं आप निबंध में अब जल्दी इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा छठे का क। आगे चलते हैं, हम लोग आ गए छठे क्वेश्चन के ख यानी दूसरे भाग में। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से जो ढांचे हैं वो किस माह में अ, ढाके बोला गया। ढाके मतलब डाल वगैरह इस तरह से चीजें जो होती हैं और भी चीजें, वो किस माह में गिरती हैं। इससे जो है सो कि विरहंगिनी का क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो उत्तर है कि शिशिर ऋतु के माघ और फागुन के महीने में वृक्षों से पत्तियां और वनों से जो ढांचे हैं वो गिरते हैं, और पेड़ पौधों का सौंदर्य समाप्त हो जाता है अपने प्रिय के विरह में। यानी जब जो वीरांगनी थी, जो उनका प्रेमी था, उससे जो विरह यानी दूरी वगैरह में जब जलती नायिका का शरीर भी पुराने पत्तों की तरह पीला पड़ गया, अर्थात सौंदर्य विहीन हो गया। ठीक है, यानी कि सुंदर नहीं रहा, एकदम भद्दा सा हो गया वो। ठीक है, जैसे पेड़ पे जब पत्ते गिरने वाले होते हैं तो कैसे पीले हो जाते हैं, उसी तरह से वीरांगनी का शरीर हो गया। और विरह रूपी पवन उसके है। ठीक है, और छिनकाए शरीर को अपने आघात से पीड़ा पहुंचा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल ही सच है कि औद्योगिकीकरण जो हुआ है, यानी जो फैक्ट्रियां लगी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उससे पर्यावरण का संकट खड़ा कर दिया है। ठीक है, औद्योगिकीकरण के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी मात्रा में दोहन हो रहा है। जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जंगलों को उखाड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है, काटा जा रहा है, इस तरह पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों का जो सफाई किया जा रहा है, उद्योगों से निकला कचरा जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इससे वायु, जल, पृथ्वी, ध्वनि, आकाश सभी में प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, आकाश तक को नहीं छोड़ा है हमने, सोच लीजिए आप। सातवें का क हो गया। अब देखिए यहाँ पर ख देखते हैं, इसमें बोला गया है 2 क्वेश्चन करने के लिए, तो सातवें का ख समझते हैं। यानी ख में जो क्वेश्चन है कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। इन लाइनों में बेसिकली जो है कि आप देखेंगे तो ये बताया गया है, भूकंप, बाढ़ या इस तरह की जब आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, तो इस कारण जो विस्थापन होता है वो अस्थायी होता है। यानी कि आपदा टलने के बाद जो है लोग घर आ जाते हैं। ठीक है, वो पहले की तरह रहने लगते हैं। लेकिन औद्योगिकीकरण के कारण जब विस्थापन होता है तो लोग सदा सदा के लिए अपने घर परिवेश से अलग हो जाते हैं और उनकी जमीनों पर क्या हो जाता है, कोई औद्योगिक या कह लीजिए कोई उद्योग स्थापित हो जाते हैं, फिर वो कभी भी अपने घर नहीं लौट पाते हैं। ठीक है, और औद्योगिकीकरण की आंधी जब उन्हें घर और परिवेश जो है उनके मतलब घर परिवेश को उजाड़ देती है। इन्हीं लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी भी कहा गया है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग वाला कि दूसरा देवदास अध्याय के आधार पर हर की पौड़ी जो है उसके मनमोहक दृश्य का आपको वर्णन करना है। तो हर की पौड़ी जो जगह है हरिद्वार में, तो वहां पर क्या दृश्य है मनमोह जाते हैं, उनका वर्णन करना है जो दूसरा देवदास है उसके अध्याय के आधार पर। तो देखिए हर की पौड़ी का जो मनमोहक दृश्य है वो हर की पौड़ी पर संध्या के समय गंगा आरती का था। गंगा आरती जो है उसका रंग ही निराला होता है। भक्तों की जो भीड़ है मनोकामना की पूर्ति के लिए फूल, प्रसाद आदि जो है वो खरीदती है उस टाइम पे, और उस समय जो है पंडे और जो है सो कि गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, पंडित वगैरह ये सब गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं। चारों तरफ पूजा का वातावरण ही होता है। जो है सो कि पंच मंजिल नीलांजलि में लगे सहस्त्र दीप जल उठते हैं, आरती शुरू हो जाती है। जो है सो कि मनोतियों के दिए जलने लगते हैं, फूलों के छोटे छोटे दोने गंगा की लहरों पर जो है सो कि वो झटलाते हुए आगे जो है बढ़ते रहते हैं। आप देखेंगे जब आप कहीं कभी हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ जो छोटे छोटे डोंगे होते हैं ना, उसके अंदर फूल आरती मतलब दिए हुए सब गंगा में बहा देते हैं और कुछ मनोकामनाएं अपनी अपनी मांगते हैं। पूरे वातावरण में चंदन और धूप की सुगंध फैल उठती है। ठीक है, और यहाँ बताया गया भक्त जन संतोष भाव से उभर उठते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 8वें प्रश्न पे। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा देवदास अध्याय के आधार पर पारो की मनोदशा का आपको वर्णन करना है। पहला क्वेश्चन है 8वें का। कोई एक प्रश्न का उत्तर दे देना है 30 से 40 शब्दों में। तो पारो की मनोदशा क्या थी, तो देखिए यहाँ पर पारो की मनोदशा की अगर हम बात करें तो पारो की मनोदशा भी संभव से भिन्न नहीं थी, यानी उससे अलग नहीं थी। वो स्वयं भी उससे मतलब उसके लिए आकर्षित हो चुकी थी। ठीक है, आकर्षण में बंध चुकी थी, अट्रैक्ट हो चुकी थी कह लीजिए। युवा मन का निश्चल प्रेम केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल था। ठीक है, और मानसा देवी जो है मनसा देवी जो था ना वहां पर लगी मनोकामनाओं की गांठ का परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया, तो वह आश्चर्य मिश्रित सुख में डूब गई। ठीक है, सफेद साड़ी में उसका चेहरा लाज से गुलाबी हो गया, क्योंकि उसे भी इस बात की प्रतीक्षा थी कि उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया। मनोकामना पूरी होने से देवी पर आस्था और संभव के प्रति प्रेम और अधिक जो है सो कि दृढ़ और स्थायी हो गया। ठीक है, तो ये थी बच्चों पारो की मनोदशा। ये समझाने की क्या बात है, तो आप इजीली समझ सकते हो। पारो और संभव की लव स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी। दूसरा देवदास एक यही चैप्टर तो है जो बच्चों को काफी मनोरंजन देता है।
चलिए अगला चैप्टर अगला चैप्टर बोल रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर था ये बच्चों आपका ये वाला जो है 8वें का क। अब हम लोग 8वें का ख देखेंगे। ठीक है, ये जो 8वें का ख है ना, ये हटा दीजिए। 8वें का जो ख वाला क्वेश्चन है कि 4 हाथ कहानी का प्रतिपाद्य जो है वो स्पष्ट करना है आपको। असगर वजाहत आपका शेर पहचान 4 हाथ साझा के आधार पर, ये जो है ना आपका चैप्टर, इसके आधार पे आपको करना है। असगर वजाहत जी का जो शेर पहचान 4 हाथ साझा वाला चैप्टर है, इसके आधार पे आपको इसका क्या करना है, प्रतिपाद्य स्पष्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका प्रतिपाद्य स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो उत्तर देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं उत्तर को एक एक करके। देखिए, 4 हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीवादी भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उसकी अस्मिता को ही समाप्त कर देते हैं। उनकी ताकत वगैरह को छीन लेते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वे तो मिल के कल पर्चे बन गए हैं। ठीक है, लाचारी और आधी मजदूरी पर भी काम करने को विवश हैं। वो मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही है इस कहानी का आशय। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने आपको 30 से 40 शब्दों में। ठीक है, तो 9वें का क देखिए आप बच्चों कि गर्मी में, यहाँ पर 9वें के क में पूछा है कि गर्मी में लू से बचने के लिए क्या उपाय किया जाता है, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो बहुत आसान है, मैंने कई बार करवा रखा है। गर्मी की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था। लू से बचने के लिए माँ धोती या जैसे कि कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। लू जो है लगने पर कच्चे आम का जो है सो पन्ना पिया जाता था। आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता था। उसे देह में लेपा जाता था, नहाया जाता था और सिर धोया जाता था, जिससे क्या न लगे, लू न लगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 9वें क्वेश्चन का जो हमारा ख वाला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। लेखक के अनुसार मालवा से पहले जैसे पानी अब नहीं गिरता है, जैसे पहले पानी गिरता था वो ऐसा अब नहीं गिरता है, ऐसा क्यों कहा गया है, एवं मालवा में बारिश होने के बाद क्या होता है। तो ध्यान से समझिए इस चीज को। देखिए, लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता है क्योंकि उद्योग धंधों से निकलने वाली जो गैस है, ठीक है, उससे गैस जो है उसने पर्यावरण को गर्म, मतलब पर्यावरण को गर्म कर दिया है और गर्म हो भी रहा है। वायु प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, पर्यावरण असंतुलित हो गया है। वर्षा ऋतु पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा है और मालवा में औसतन वर्षा जो है वो कम हो गई है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये थोड़ा समझते हैं कि मालवा में अब अत्यधिक बारिश होती है। ठीक है, तो जनजीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यातायात के जो साधन है वो ठप हो जाते हैं तथा लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है। ठीक है, बारिश होने के कारण गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है, किंतु सोयाबीन की फसल गल जाती है। अतिवृष्टि से नदियां में बाढ़ आ जाती है ज्यादा पानी से, और पानी जो है लोगों के घरों दुकानों आदि में घुस जाता है। तो इससे मालवा के जो लोग हैं उनको दिक्कत ही दिक्कत होती रहती है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं 9वें का ग। ठीक है, 9वें का जो आपका ग है इसको छोड़िए। ठीक है, 9वें का जो आपका ग है वो है कि धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका आपको लिखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कि वातावरण के गर्म होने का क्या कारण है। आज औद्योगिक विकास के चलते हम जो उद्योग धंधों कल कारखाने लगा रहे हैं उनसे वातावरण गर्म करने वाली गैसें निकलती हैं। ये गैसें वातावरण के तापमान को कई डिग्री तक बढ़ा रही हैं, इसलिए वातावरण गर्म हो रहा है। ठीक है, अब यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, तो देखिए यूरोप और अमेरिका की भूमिका ये है कि ये हानिकारक गैसें सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका जैसे देश ही निकालते हैं। इन देशों में लगे उद्योगों से निकलने वाली जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो वातावरण को सबसे ज्यादा जो है प्रदूषित कर रही है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो लिख सकते हैं कि वातावरण के गर्म होने से हानियां क्या क्या होती हैं। इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ने के कारण समुद्रों का पानी जो है गर्म हो रहा है। धरती के ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है ना वो बर्फ पिघल रही है। मौसम का चक्र बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, गर्मी के मौसम में सर्दी, सर्दी के मौसम में गर्मी,
बारिश के मौसम में कुछ और, इस तरह से, ठीक है। और पर्यावरण जो है असंतुलित हो गया है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे कि इसे रोकने के लिए प्रयास क्या क्या कर सकते हैं। इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति के विकास के साथ, मतलब उसके विकास के साथ चलना होगा। उस जो विकास है उसको प्रकृति के साथ लेकर के चलना होगा, बिल्कुल कंबाइंड करके, अलग नहीं होना होगा। उद्योग धंधों में ऐसे विकल्प चुनना होगा जिससे कि हमारे पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे। जैसे बंजर धरती पर औद्योगिकीकरण कर लो भाई, जहाँ बंजर जमीन है वहाँ उद्योग लगा लो, ठीक है। और जंगलों को बेवजह नहीं काटना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो बस बच्चों, यही था आपका एंडिंग इस पेपर का, हिंदी इलेक्टिव का। आई होप कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। और बहुत मेहनत लगती है ये पेपर का वीडियो बनाने में, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिसने अभी तक यहाँ तक देख लिया है। और यकीन मानिए बच्चों, जो आपका 2 मई का पेपर होने वाला है ना, 2 मई 2022 का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये वाला। जितने भी आप ये पेपर की वीडियोस देख रहे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों पे एक लाइक, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके क्या करना है, आपको ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो जितनी भी हमारी वीडियो है, मतलब जो हम लोग वीडियो डालेंगे, उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आया करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे हमारा ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।